Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेक। Rising for the fifth straight day, Sensex climbs 259 points to a fresh all-time high. Nifty advances 59 points to a new all-time peak, but rupee weakens 8 paise. लगातार पांचवें सत्र शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 259 अंक बढ़कर ताजा उच्चतम स्तर पर। निफ्टी 59 अंकों की तेजी से अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, लेकिन रुपए में 8 पैसे की गिरावट हुई दर्ज। Prime Minister Narendra Modi dedicates the new Bhanpur-New Khurja section of Eastern Dedicated Freight Corridor to the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भानपुर, न्यू खुर्जा खंड को राष्ट्र को किया समर्पित। And India's economy could prove to be the most resilient in the sub-region of South and Southwest Asia over the long term, says a report by the United Nations. और भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय में दक्षिण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में चुनौतियों से उभरने में सबसे सक्षम अर्थव्यवस्था साबित हो सकती है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां लगातार पांचवें सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की वृद्धि से 259 अंक बढ़कर ताजा रिकॉर्ड स्तर 47,613 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.4% की वृद्धि से 59 अंक बढ़कर 13,933 के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% की बढ़त में रहा, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। Rising for the fifth straight session, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 259 points or 0.6% to close at a fresh all-time high of 47,613. The Nifty advanced 59 points or 0.4% to post another record high of 13,933. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index gained 0.2%, but the Small Cap Index shed 0.1%. Among the sectoral indices on the BSE, the BankX climbed 1.4%. The Finance Index added 1.1%. The IT Index rose 0.7%, and the Tech Index gained 0.5%. Among the declining indices, the Metal Index lost 1.3%, the Power Index slipped 0.8%, and the Healthcare Index shed 0.3%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 43 पैसे दर्ज हुई। Joining us now is Rajiv Nagpal, market expert. Rajiv, a warm welcome to Market Mantra. Thanks. Rajiv, today there was no stopping bulls on the Dalal Street who binged on the bank and IT stocks. What do you make of it? Well, there's some kind of a sector rotation taking place. Last Monday when we had that huge fall, yes. Then we had IT and pharma doing well. So there's a lot of money which keeps coming, and when there is a sideways correction, then we see one sector replacing the other. So there's all what we are seeing is a huge amount of money being pumped globally into equities, and India receiving a part of it. राजीव, जैसा आपने कहा कि बहुत पैसा आ रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है बाजार में, और ऐसे वर्ष में अगर हम पूरे वर्ष की बात करें, जब इतना बड़ा एक संकट आया हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने, हमने बाजारों को रिकॉर्ड स्तरों तक जाते देखा है। एंड पूरे वर्ष में अगर हम देखें तो 14% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है बाजार में। सो आपको आने वाले वर्ष के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि यही जो एक बुलिश ट्रेंड है ये जारी रहेगा लिक्विडिटी के साथ साथ? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में जब भी कोई बड़ा संकट आया तो सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी पंप करके इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करी है। अब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो
हमेशा फाइनेंशियल मार्केट या बाकी एसेट्स में चला जाता है। आई डोंट थिंक सो कि जिस हिसाब से पिछले 2020 में पैसा पंप हुआ है वो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में लिक्विडिटी फ्लो वैसे ही रहे जैसे कि पिछले 2-2.5 महीने में रहे, पर पूरे साल ऐसा रहे उसकी उम्मीद मुझे कम है। तो लिक्विडिटी थोड़ा टाइम बाद तो ड्राई होगी, अब वो कब होगी, फेब में होगी, मार्च में होगी या उसके बाद होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि लिक्विडिटी की जो टैप्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने खोल रखी है वो अगले 12 महीने तक चलेंगी। तो एक रिस्क है मार्केट में कि जिस दिन वो टैप बंद होने का निशान संकेत आएंगे उस दिन आप ग्लोबल मार्केट में करेक्शन देखेंगे और ऑल ऑफ सडन करेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कोई फंडामेंटल डिटेरियोरेट हो रहे हैं या उनसे कुछ हो रहा है, बस वो एक स्टेटमेंट होगी यूएस फेड की प्रॉब्ली जो जैसे 2013 में थी के टेपर टेंट्रम्स टाइप, और वैसे ही देखेंगे और 2021 में भी होने की उम्मीद है। तो ऐसी अगर कुछ जैसा आप कह रहे हैं आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है टेपर टैंट्रम टाइप जिसमें हम देखते हैं एक भारी गिरावट देखते हैं एक चढ़ते बाजार में, उससे अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक ब्रॉड आपकी क्या राय होगी इन्वेस्टर्स के लिए? बट कैन यू टाइम द मार्केट लाइक दैट? See, it's very tough to time the market. See, first of all, coming back to the first question which Sonu ji has raised, सोनू जी उसके लिए दो ही चीजें करी जा सकती हैं। एक, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप हेज करके चले। दूसरा, आप अपने आप को या तो सिर्फ इंश्योर करें कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहें। ये जो आजकल आप देखते हैं आईबीसी में कंपनियां हैं, बैंकअप कंपनीज हैं, उनके स्टॉक 5-5%, 6-6% ऊपर सर्किट पे ट्रेड होते हैं। उन कंपनियों से और अफवाहों से और ये हो जाएगा वो हो जाएगा जो वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे दूर रहें। स्टे विद गुड कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, अगर आप डायरेक्टली निवेश करते हैं तो। अदरवाइज बेस्ट रूट इज टू स्टे विद म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी रूट। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग द मार्केट, it's for a retail investor who cannot afford to spend time and does not have the skill set to know about all this, I think that is the best way to stay with the SIP route and through a good mutual fund. I mean, and or on an ETF. I mean, it's probably a best way to get exposure to market is through an ETF because it's much cheaper. Okay, what you mentioned. Let's come back to today. We'll talk about 2021 in a while. Today, the possibility of a bigger checks to Americans raised the risk appetite on the Lal Street, as a massive infusion of money in the system has added to the liquidity, and you've already commented on that. So, going forward, do you think this massive infusion of money, as you said a while back, that it can stop all of a sudden? And if that happens, then the correction will take place. Yeah, see, nobody actually thought that from $600 to there would even be talks. We don't know whether actually that happens or not. But now because there are some elections out there in some part of the US, the right noises are coming out of it. So let's see whether it actually happens or not. The point is that, this actually, if you look at it, is why the Fed is pumping is because they are scared that the moment they stop pumping it, all the numbers, all the jobless claims are going to see a sharp rise. So to me, all these things are indicator that it's an artificial liquidity which is pumping up the asset price globally. I mean, there is no reason why the overall economic growth is down and you see commodity prices moving up sharply. And if commodity prices are moving up, then the stocks of the commodity user company where they act as a raw material should be coming down. But because of so much of liquidity, neither the commodity stocks are coming down, neither the people who use them as raw material are coming down. So to me, this is a situation which will not last for a very long period of time. The correction will come. You never know. I mean, one should never try to fight liquidity. So the only thing is one needs to be careful. I mean, I would probably think twice before I buy something and not think twice before I'm selling something. Okay, today we also saw Rajiv selling in auto, pharma and metal sectors among others. So do you think a major part of the global developments like the stimulus and Brexit deal are priced in the market? Yeah, see, I think as far as the valuation part is concerned, this liquidity rally has taken valuation again back to levels where now these valuation numbers need to be justified by performance of the companies. And in some cases, I see that there is a possibility of some kind of a
positive surprise, which probably is from the IT sector, because the overall tech spending is likely to increase. If you look at the deal pipeline, most of the companies are saying it's huge. But for the other sector, I find there's a probability of some of the negative surprise in relation to the valuation. Prices are reflecting a lot of optimism. Now, whether the companies are able to deliver it to the street is a different issue altogether. So, राजीव, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि अभी वो बीटन डाउन है, इसलिए उनमें वैल्यूएशंस ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और आने वाले वर्ष में शायद वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट रहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता कि सोनू जी की जो इस साल खराब रहा है तो वो हो जाएगा, अगले साल वो अच्छा करेगा, ऐसा कोई जो अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स आज से 10 साल पहले इन्फोसिस अच्छा करता था, आज भी वही कर रहा है। HDFC अपने स्पेस में अच्छा करता था, वो भी आज भी अच्छा कर रहा है। सो देर इज नो, आई डोंट बिलीव के आज इस साल अच्छा नहीं करा तो अगले साल अच्छा करेगा, बिकॉज इकोनॉमिक साइकिल्स डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर। फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, आई वुड से दैट दे शुड स्टिक विद लार्ज कैप्स और लार्ज कंपनीज। जो सेक्टर जहां तक आपने पूछा, is some of those sectors which valuation wise I will not say they are cheap, but there is a possibility that we might see some revival in capex, शायद हो सकता है। तो उसमें वो देखने की बात है, अभी तो ऐसा नहीं है कोई इंडिकेशन, बट हो देखिए शायद सेम, बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफी लो है और लगता भी है कि लो ही रहेंगे। हमें ज्यादा गिरेंगे यहाँ से तो नहीं, लेकिन लो रहेंगे तो शायद दैट प्रॉब्ली विल हेल्प मेक सम कंपनीज गो फॉर एक्सपेंशन। तो उसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पे शायद आप रिकवरी देख सकती हैं, बट अगेन उसमें कौन सी कंपनी है, कौन सी क्वालिटी, वो किस सेक्टर को कैटर करती है, वो सारी चीजें देखने वाली बनेंगी। तो कैपिटल गुड्स प्रॉब्ली इज वन जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी। Okay, Rajiv, thank you so much for throwing light on what transpired in the markets today. और आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा। अमेरिका के बहुप्रतीक्षित कोविड राहत पैकेज में विस्तार की आशाओं के बल पर निवेशकों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बेहतर हो गई। जापान का निकेई सूचकांक 2.7% के उछाल से 30 वर्षों के उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% बढ़कर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1% की तेजी में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की वृद्धि पर बंद हुआ, लेकिन चीन में और नीतिगत समर्थन के संकल्प से हाल में आई तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हुई और शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% गिरकर बंद हुआ। आर्थिक खबरों में रॉयटर्स के एक पोल से पता लगा कि दिसंबर में चीन की फैक्ट्री गतिविधि में संभावित रूप से मजबूती से बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। चीन द्वारा बृहस्पतिवार को अपना आधिकारिक विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जारी किया जाएगा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वर्ष की समाप्ति से पहले तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। ब्रेक्सिट व्यापार समझौते, अमरीकी स्टिमुलस पैकेज में विस्तार की आशाओं और यूरो क्षेत्र के विशाल कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान से वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि की संभावना प्रबल रहने से बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 2.7% के उछाल पर था, फ्रांस के कैक में 0.5% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.4% की बढ़त पर था। At this point of time, we would like to welcome senior business journalist Udayan Ray in our midst. Udayan, we welcome you. Thank you, Rajesh. After we have read the U.S. markets, the story on U.S. markets, we'll continue our discussion with you. Right. The U.S. markets posted solid gains yesterday, with each of Wall Street's main indices closing at record levels as President Donald Trump signing of a long-awaited $2.3 trillion pandemic aid bill increased optimism for an economic recovery. In a sudden reversal late on Sunday, Trump backed down from his threat to block the bill, restoring unemployment benefits to millions of Americans and averting a federal government shutdown. So the Dow Jones Industrial Average climbed 204 points or 0.7% to end at 30,404. The S&P 500 advanced 32 points or 0.9% to close at 3,735. And the Nasdaq Composite Index added 95 points or 12,899. Sectors battered by coronavirus lockdowns such as airlines and cruise lines advanced.
The S&P 1,500 Airlines Index gained as carriers are set to receive $15 billion in additional payroll assistance under the new government aid. Cruise operators like the Royal Caribbean Cruises, Carnival Corp and Norwegian Cruise Line Holdings each rose by at least 3%. For the year, the S&P 500 is on track to rise more than 15% this year on the back of a loose monetary policy and a COVID-19 vaccine program that has raised hopes the economic environment will improve. Udayan, the last bit that I mentioned about 15% rise in the S&P 500 on the back of loose monetary policy and the COVID vaccine program has raised the hopes of economic environment. How much of it are you in agreement with this? Oh, absolutely. Rajesh, let's remember this stimulus bill, which of course has caused markets worldwide to respond very positively. It's something that was being waited, people were waiting for it. It does give that bridge that one needs till most of the citizens in the United States will get vaccinated. It's expected that somewhere around the middle of the next year, which is 2021, somewhere around May end or June, they're targeting to vaccinate everybody. So the question was, the fiscal policy support was required so that that support, everybody who's badly affected, and there's roughly 40-odd million people who are, as I understand, are unemployed at the moment. So they are in a very bad shape. So they needed that support. And Rajesh, what has also happened is thanks to the first stimulus support that was given, a lot of people actually ended up earning a little more than what they were doing in the pre-COVID times. So it actually gave a lot of cash in the hands of some of these vulnerable people. And now the hope is that bridge they'll be able to travel through that bridge. And once the vaccination happens and some level of, if I'm allowed to use the word herd immunity, some broadly that kind of situation is created thanks to effective vaccination, then normal activity can come back. And remember, the United States is the number one economy in the world. So when it's, along with China, it just starts nicely chugging. That's what's encouraging, boosting sentiments in the stock market. उदयन, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल इकोनॉमी की बात करें, तो आपको लगता है कि अगले वर्ष जो एक संभावना जताई जा रही है विभिन्न एजेंसियों द्वारा कि काफी मजबूत सुधार आएगा जीडीपी ग्रोथ में विभिन्न देशों में, हमारे देश में भी, उससे आप कहां तक सहमत हैं? क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने? देखिए सोनू, सबसे पहली बात, ये मुश्किल हमारे यहाँ पे चारों तरफ ही मुश्किल इसलिए आई क्योंकि कोविड से जुड़े हुए चैलेंजेस आ गए, इन्फेक्शन से जुड़े हुए चैलेंजेस, हेल्थ केयर चैलेंज आ गए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट हुई। तो ये एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम था, डिमांड साइड नहीं था। सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है, उससे आपके डिमांड साइड में आ गया। अगर आपकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, सर्विसेज नहीं होंगी, रेस्टोरेंट में नहीं चलेगा, ट्रैवल नहीं होगा, तो जितने लोग उससे रोजगार कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इम्पैक्ट होगा। तो ये सप्लाई साइड जैसे ही रिस्टोर होता जा रहा है, वैसे वैसे आपको बेनिफिट होता जा रहा है। पर सोनू, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये रियलाइज करने की जरूरत है, सब बिजनेस इतने मजबूत नहीं थे और नहीं हैं कि इस पीरियड को ओवरसी कर सके। तो बहुत दमदार जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बिजनेस हैं, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनके पास मसल होता है, उनका एक्सेस टू क्रेडिट होता है। जो स्मॉल छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, उनके ऊपर चैलेंज बनता है। तो जो लोग इस पीरियड को सर्वाइव कर जाएंगे और बड़े बिजनेसेस के साथ, वो बेहतर हो जाएंगे। कुछ पॉजिटिव चीजें जो इस वक्त हुई हैं इस कोविड के पैंडेमिक के चलते, कि कॉस्ट एफिशिएंट कंपनीज हो गई हैं, डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो सारा जो प्रोसेस है ज्यादा एफिशिएंट आप पाएंगे जब नॉर्मल एक्टिविटी आ जाएगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, ऐसे कुछ चीजें
इंट्रोड्यूस हो गई हैं और स्मार्ट हो गए हैं सिस्टम, तो उस वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में, गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट, ये सब, क्योंकि एक साल भर का कम से कम एक्सपीरियंस रहेगा, शायद इससे ज्यादा हो, उसमें ये सब चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पर कई एक तबका रहेगा, एक सेक्शन रहेंगे जो एडवर्सली अफेक्टेड होंगे, तो उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। देश के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है हमारे पास, उसको ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भानपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। ये महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। अधिकांश रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी और धमनियों का होता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ये देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नए गलियारे से मालगाड़ियों की क्षमता दोगुना और गति 3 गुना बढ़ जाएगी तथा रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। But then, Prime Minister has very rightfully mentioned that these are like the arteries and veins of the body, and the biggest and most important rail project after independence. This is going to give a major impetus to the agricultural produce being taken across the country. Absolutely, Rajesh. And these are some of the things, these are some of the areas. And now that so many reforms are being looked upon, things are being worked upon. What a situation like the one we have had in 2020, it also shows you on your face some of the areas that you need to urgently work upon and take them up as opportunities. And infrastructure was one of them, especially mobility. And Rajesh, there have been reports of challenges as far as containers are concerned. I mean, in the recent past. And these things, sometimes there is clogging of ports and stuff like that. So these are all the things, that we have to really smartly improve, because if you want to be, if you have nursing ambitions of being part of global supply chain, we need to be competitive with other countries who are competing with us, and really offer smart solutions for people who are looking at smart new entrants and smart new partners in global supply chain. So if you have an ambition like that, we need to get on the right track in that sense. उदिन, ब्रीफली इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसका पूरे इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है क्या? रोजगार भी बढ़ेगा और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी कारोबार मिलेगा? बिल्कुल सोनू, इसका डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। वैसे तो आप कोई परियोजना करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट परियोजना करते हैं तो स्ट्रेट दिख जाता है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये सबसे अच्छी बात सोनू इसमें ये है कि साल 10 साल उसका बेनिफिट मिलता है। अब एक सड़क बनाते हैं, एक साल इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो साल 10 साल आप करते जाते हैं, उसको चौड़ा करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ये मतलब एक बार आपने बनाया और आपकी एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेनिफिट ये रहता है। Moving on, India's economy could prove to be the most resilient in the sub-region of South and Southwest Asia over the long term, and India's large market will continue to attract market-seeking investment, according to a report by the United Nations. The report by the UN, titled Foreign Direct Investment Trends and Outlook in Asia and the Pacific 2020-21, and compiled by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, stated that inward foreign direct investment flows to South and Southwest Asia slightly decreased by 2% in 2019, from $67 billion in 2018 to $66 billion in 2019. The growth, however, was mainly driven by India, which accounted for 77% of the total inflows to the sub-region and received $51 billion in 2019, up 20% from the previous year. The report released last week said the majority of these flows were destined for the information and communication technology and the construction of sub-sector.
Regarding the ICT sector, the report said the investment to India has evolved from information technology services for multinational enterprises to the thriving local digital ecosystem where many domestic players, especially in e-commerce, have attracted considerable international investment. उधर पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि भारत 3 सकारात्मक पहलुओं को और मजबूत कर सकता है: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, केंद्र और राज्यों के बीच और मजबूत तालमेल और विशाल उपभोक्ता आधार। एक तेलुगु पुस्तक के फोरवर्ड में पूर्व गवर्नर ने कहा कि आने वाले महीनों और वर्षों में सरकार के लिए चुनौती स्पष्ट है: अर्थव्यवस्था को वापस स्वस्थ वृद्धि के रास्ते पर लाना और सुनिश्चित करना कि इस विकास का फायदा सबको हो और निम्न आय वाले परिवारों को भी तीव्र वृद्धि का लाभ प्राप्त हो। तो भारत में जो एक विश्वास जताया जा रहा है यूएन द्वारा भी, और जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो रैपिड ग्रोथ हो उसको इंक्लूसिव होना भी जरूरी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि रूरल इकोनॉमी पर एम्फेसिस देना इस डायरेक्शन के लिए कितना जरूरी है, और फेडरलिज्म, स्टेट्स और सेंटर के बीच में तालमेल बेहतर हो, सुगम हो, वो कितना इम्पोर्टेंट है। Add to this, Udayan, what the report says is, the UN report says is, India is the most resilient in the sub-region. That would give the boost to the Atmanirbhar drive of the country and also the Make in India drive. Absolutely, Rajesh. The resilience can be easily seen. When the current situation, I mean the pandemic broke out, we didn't have enough PPEs, we didn't have enough, even sanitizers were short and masks were short. You see how quickly we adapted to it, how smartly we have come up with all kinds of adaptation. Now, mark my words, I'm willing to go on record on this. Mark my words, you'll see how smartly we execute the vaccination, because we have vaccination delivery, we have perfected the art through our polio program, which is it's a global case study. So if there is a resilient country in the world, India would be right up there. So there's no doubt about that. But coming back to Sonu's point about rural economic growth, that's seriously important. Agricultural, you have to make sure that anybody who's associated with agriculture gets income growth moves much faster. It has to be brisk. They need to get much more for the amount of effort that is put in. And also there's a huge amount of non-agri sort of economic activity that happens in rural areas. So that also needs to be given a boost. It's not necessary for everybody to come to cities to earn a decent living. So if we can manage the economic aspects of migration and slightly better than what we have done in the past, we'll obviously be better off. Okay. Global crude oil prices rose as more U.S. fiscal stimulus has eased concerns about the threat posed by new variants of the coronavirus. Brent crude oil futures rose 0.5% to trade at $51.09 per barrel. U.S. crude also gained 0.5% to $47.85 a barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 39 रुपए की मामूली बढ़त से 49,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। चांदी 36 रुपए महंगी होकर 68,156 रुपए प्रति किलो हो गई। ब्रीफली बताएं, क्या तेल की कीमत आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है? 15 सेकेंड है आपके पास। नहीं सोनू, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे अभी डिमांड जितना पीछे था उस हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल एक प्रोडक्शन में कट ही होगा अगर पिछले पीरियड से देखे जाए, तो बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Udayan. Before we close, the headlines once again. Rising for the 5th straight day, Sensex climbs 259 points to a fresh all-time high. Nifty advances 59 points to a new all-time peak, but rupee weakens 8 paise. Prime Minister dedicates the new Bhanpur-New Khurja section of Eastern Dedicated Freight Corridor to the nation, and India's economy could prove to be the most resilient in the sub-region of South and Southwest Asia over the long term, says a report by the United Nations. That's all we have in this edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye. Market Mantra.